हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो पार्ट वन आपको पढ़ाया हुआ है उसको अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ पार्ट वन को देख लीजिए। आज हम लोग इसमें जो और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको सीखेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने फेसबुक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने जिन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था तो पहले उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में करना सिखाया था। इसमें पूछा क्या गया है कि कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो होगा वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाए थे। एक बार फिर से इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होता है R/T = सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई जो आपका प्रिंसिपल आपने दिया होगा मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 8% की दर है तो आपको R पता चल गया 8। टाइम आपसे पूछा गया है कितना है तो इसको आप T ही रख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है कि अगर देखिए मूलधन का 2/5 हो तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपका अगर कितना हो 5 हो तो जो साधारण ब्याज होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2। तो यही तो रेशियो आपको भी चाहिए कि 2/5 मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, तो अब आपका टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टी की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये 2 से ये कट जाएगा ये 4 बार, और ये 5 से कटेगा ये 20 बार। ठीक है, तो ये 4 से 20 कट जाएगा कितना 5 बार। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा सीधे से 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था। आपने से अगर किसी ने नहीं देखा था वो प्लीज़ पूरा वीडियो देख ले। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, R मल्टीप्लाइड विथ T = सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई जो भी प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, देखिए इसमें कहीं पर भी अमाउंट या फिर मिश्र धन की बात नहीं आती है। इसमें सब कुछ क्या गिवन है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है आपका, जो भी सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज मिलता है, जो दर है, जो समय है। ठीक है, लेकिन मिश्र धन की कहीं पर बात नहीं आती है। तो मिश्र धन अगर किसी का पूछा जाए या फिर मिश्र धन पे बेस्ड क्वेश्चन हो तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आज हम लोग इस पे सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट सम विल अमाउंट टू 7,000 रुपीज इन 5 years एट 3.1/3% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि क्या कह रहा है कि कितनी राशि हम लोग मूलधन के फॉर्म में लें, पी कितनी राशि लें कि जो हमें मिश्र धन मिले, यानी कि जो अमाउंट हो वो कितना हो जाए 7,000 रुपये हो जाए 5 वर्षों में, जबकि ब्याज की दर कितनी है 3/1/3%। ठीक है, तो देखिए इस पे आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिलें तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी दर है R है इसको सिंपल आप बना लीजिए रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, तो 3/1/3 आपकी प्रतिशत में लिखी हुई है, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करिए तो ये कितने हो जाएगी 3 × 9 और 1 10/3, या फिर अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी आ गई 1/30। ठीक है, तो 1/30 आपकी आ गई। अब इसको आपसे पूछा गया कि कितने वर्षों में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्या कीजिए, अपनी तरफ से प्रिंसिपल मानना अब शुरू कीजिए। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल कितना मानता हूं, मैं प्रिंसिपल कुछ ऐसा मानूंगा जो 30 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो 30 से कंप्लीटली डिविजिबल मेरे पास सबसे सिंपल सा वर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल कितना था मेरा 30 था। ठीक है, तो प्रिंसिपल 30 था। अब मेरे पास देखिए, अब यहां पर आप सिंपल इंटरेस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होगा उसको समझ लेंगे। देखिए प्रिंसिपल अगर आपके पास 30 है और आपको दर कितनी कही गई है 1/30। ठीक है, 1/30 दर है, तो आप यहां पर ये समझ गए कि 1/30 आपकी दर है तो हर 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलता है 1। ठीक है, अब बात क्या कही गई है कि 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में आपको ब्याज कितना मिलेगा, हर साल एक ही एक मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल कितना सेम ब्याज मिलता है। तो हर साल एक एक करके अगर ब्याज मिलेगा तो कुल 5 वर्षों में मेरे पास कितना ब्याज हो जाएगा 5। तो टोटल मेरे पास जो मिश्र धन या फिर अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैंने माना हुआ है कि 30 जो है मेरा प्रिंसिपल हो और हर साल जैसा कि सवाल में कहा गया 3/1/3% की दर हो, यानी कि 1/30 जिसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तो हर साल मुझे कितना ब्याज मिला 1 रुपए का। और ऐसे करके 5 साल जब मैंने काउंट किया तो मेरे पास कितना हो गया टोटल 35 रुपए अमाउंट हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग जब
मिश्रधन 35 हो जाता है, लेकिन सवाल में कितना चाहिए, सवाल में चाहिए 7000 हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग 35 हो रहा है, जबकि सवाल में कितना हो रहा है 7000। तो इससे मैं 1 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 35 दूनी 70। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 200। यानी कि जो मैंने इनिशियली प्रिंसिपल माना था वो करेक्ट नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 की वैल्यू यानी कि 200 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इनिशियली मैंने कितना माना था कि प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, 30। तो असल में मेरा आंसर कितना होना चाहिए, 30 का मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया मेरा 6000। ठीक है, तो देखिए कितना इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 6000। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रेट को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, रेशियो के फॉर्म में। परसेंटेज में आपका रेट गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको आप रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन उससे ऐसा नंबर लीजिए जो बहुत ही इजीली कट जाए। ठीक है, तो आपने कहा कि 30 है 1/30, तो इससे सबसे इजीली अगर मैं 30 ले लूं तो यही कट जाएगा। तो 30 आपने ले लिया। तो आपके अकॉर्डिंग जब 30 प्रिंसिपल था तो 35 अमाउंट हो जाता था 5 वर्षों में 3 से 1/3% की दर से। ठीक है, लेकिन सवाल में कितना होना चाहिए, सवाल में 35 ना होकर कितना होना चाहिए था, 7000 होना चाहिए था। यानी कि कितने का मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ता, 200 का। तो आपने अपने प्रिंसिपल में भी कितने का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 200 का। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6000 आपका आंसर प्रिंसिपल अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 धनराशि है, उसके पास कुछ अमाउंट होगा, तो उसको क्या करता है 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए कर्मचारी, एक व्यक्ति जो है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years, 10 years एंड 12 years एट 10%, 12% एंड 50% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की दरें आपको गिवन है 10%, 12% और 15% पे। कितने कितने समय के लिए, 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए, इतने पे वो इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, अब उसमें क्या कहा गया, एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि उसको जो ब्याज मिलना है, जो इंटरेस्ट मिलना है, वो कैसा है, तीनों केसेस में बराबर है। अगर पहले केस में 1 मिल रहा है तो दूसरे में भी 1 है और तीसरे में भी 1 है, यानी कि ब्याज जो मिलना है वो तीनों केसेस में कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो देखिए आपको पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, या फिर धनराशियों का क्या अनुपात होगा, किस अनुपात में उसने धनराशि लगाई होगी। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मान लीजिए कि पहले वाले पे उसने x धनराशि लगाई हो, दूसरे पे y और तीसरे पे z धनराशि लगाई होगी। ठीक है, अब पहले वाले पे उसने कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, दूसरे पे 10 साल के लिए और तीसरे पे 12 साल के लिए उसने लगाई है। तो पहले पे दर कितनी है 10%, दूसरे पे 12% और तीसरे पे कितनी है 15%। ठीक है, तो पहले पे मैंने ये पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट पहले वाली धनराशि पे कितना होगा, तो आपने कहा सर सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल सा फंडा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, PRT/100। तो मैंने कहा इस 100 को तो दर बोलते हैं, अगर इसको मैं 100 को नहीं भी लिखता हूँ PRT होता है। तो P यानी कि प्रिंसिपल कितना है मैंने माना X, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मेरा कितना आ गया, X × 6 × 10। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या बोलूं कि 60x आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरी वाले अमाउंट पे देखूं तो मैं कितना आ जाएगा, 12 दाम 120y। ठीक है, और सिमिलरली अगर तीसरी वाली पे देखूं तो 15 बारियम 180z। ठीक है, तो ये मेरा सिर्फ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने तीनों केसेस में निकाल लिया। अब सवाल में कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसा है, बराबर होगा, तो ये दोनों को मैंने तीनों को क्या कर दिया, आपस में बराबर। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, x/y/z, यानी कि ये वैल्यू आपको निकालनी है x अनुपात y अनुपात z। देखिए ये चीज मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्मूले में सबसे पहले लेक्चर में ये चीज समझाई थी कि जब भी आपको इस तरह का कभी भी मिले कि 2a = 3b = 4c हो और आपको अनुपात निकालना हो a अनुपात b अनुपात c, तो उसके लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले तो जो चीज आप कॉमन दिख रही है उसको काट दीजिए। तो देखिए तीनों ही केसेस में 60 कॉमन है, मैं 60 से अगर इसको काट दूं तो 60 से कट जाएगा तो कितनी बार, ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1x = 2y = 3z। ठीक है, अब आपको x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो x अनुपात y अनुपात z निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब x के लिए अनुपात लिखना होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि y और z का जो कोफिशिएंट है उसको आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 आ गया। ठीक है, अनुपात में जब y का कोफिशिएंट लिखना है तो y के कोफिशिएंट को आप भूल जाइए, बाकी दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 और 1
3 आ गया, ठीक है। अब जेड का कोफिशिएंट लिखना है, जेड का अनुपात लिखना है, तो जेड के कोफिशिएंट को भूल जाइए, बाकी दोनों नंबर्स जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। तो आपका सीधे से इंटरेस्ट जो भी अनुपात होता है वो सीधे से कितना आ जाता है 6:3:2, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको इस चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया था कि समान ब्याज प्राप्त हो, कई बार क्वेश्चन में क्या कहा होता है कि समान मिश्र धन प्राप्त हो। जब कहा जाए कि समान मिश्र धन प्राप्त हो तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उस तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको परसेंटेज के लेक्चर में समझाया था कि जब भी आपको भाग कहे कि 40% भाग या फिर 40% ऑफ इस टोटल एंड कितना 50% रेस्ट का 50% या इस तरह का जब भी सवाल आए तो सबसे आप पहले क्या कीजिए कि जितने भी जगहों पर भाग आपको दिख रहा है, शेष तो यहाँ पर तो कोई भाग है नहीं, तो बाकी इन दोनों पे जो भाग है इन परसेंटेजेस को आप क्या कर दीजिए रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/5, 40 को लिखता हूँ 40/100 या फिर इससे एक जीरो से काटा तो 4/10 या फिर 2/5, ठीक है। सिमिलरली 50% को आपको पता है क्या लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों भाग को मैंने परसेंटेज से कन्वर्ट कर लिया किसमें रेशियो में, ठीक है। अब देखिए नीचे में जो नंबर्स हैं 5 और यहाँ पर नीचे में क्या नंबर है 2, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मैं एक नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया देखिए 5 है और यहाँ पर 2 है तो 10 आया, तो 10 मानूं या फिर इसको 100 मान सकता हूँ या फिर ठीक है 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि आदमी के पास कुल धनराशि कितनी थी 10, ठीक है। तो 10 का 2/5, सबसे पहले उसने कितना हिस्सा 40%, तो 40% कितना होता है 2/5, तो आप इसका 2/5 निकालिए तो 2/5 कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि चौथा भाग जो है अगर टोटल इसके पास धनराशि 10 होती तो चौथा भाग कितने पर 15% की दर पर, ठीक है। अब बाकी बचे हुआ कितना देखिए 4 अगर निकल गया तो बाकी बचा कितना उसके पास सिर्फ 6, ठीक है। तो 6 का कितना 50% या फिर आधा भाग, तो आधा भाग कितना होगा इसका 3, तो 3 को कितने प्रतिशत की दर पर 10% की दर पर, और उसके बाद बाकी कितना बचा 4 और 3 7 है, टोटल था 10 तो बाकी बचा 3, 3 को कितने की दर पर 18% की दर पर उधार देता है, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा गया है कि टोटल वार्षिक धन ब्याज की गणना अगर कुल धनराशि पर हो तो कुल धनराशि मेरे अकॉर्डिंग कितनी है 10, तो उस पे ब्याज की दर आपको बतानी है। तो देखिए अगर मैं इसका 4 का 15% निकालूंगा तो मुझे काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 4 का 15% निकालने में काफी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। सिमिलरली अगर 3 का मुझे 18% निकालना पड़ेगा तब भी दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सभी जगहों पर एक एक जीरो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बना दिया 100, तो ये कितना हो गया 40, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30, ठीक है। तो कुल धनराशि मेरी 100 हो गई, तो अब उसके हिस्से कितने हो गए 40 30 30। जब धनराशि 10 थी तो 4 3 3 था, ठीक है। तो अब 40 का 15% अब मैं आसानी से निकाल सकता हूं, तो 15 चौको 60 तो 600 हो गया, तो प्रतिशत में है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ 6 रुपए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 40 का 15% कितना आ गया 6 रुपए, 30 का 10% कितना आ जाएगा 3 रुपए, ठीक है। सिमिलर अब यहाँ पर 30 का 18% निकालना है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, तो 18 36 18 54 540 आया, उसका 10% आप निकालेंगे तो 5.4, ठीक है। तो ये कुल ब्याज मेरा आ गया, ठीक है। तो कुल ब्याज को आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। अब क्योंकि बात जो हो रही है वो एक ही वर्ष की हो रही है, एक ही वर्ष में कुल जो वार्षिक दर निकालनी है तो वर्ष कितना है एक ही है, और कुल धनराशि भी आपकी कितनी है 100 है, तो 100 पे जो भी आपका दर आती है वो सीधे से आ जाएगी। तो देखिए 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14.4, ये आपकी ब्याज की दर डायरेक्टली कितनी आ जाएगी 14.4 आपकी डायरेक्टली ब्याज की दर आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, कुछ भी आपको करना नहीं। आपने क्या किया, जो भी प्रतिशत था पहले आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया रेशियो में। रेशियो में जब आपने कन्वर्ट किया तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स लिखे हुए थे, जो भी हर में नंबर लिखे हुए थे, उनको आपने मल्टीप्लाई करके आपने क्या मानी कि जैसे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको क्या सिखाया था कि कॉस्ट प्राइस आप क्या मानते हैं, जो भी आपका परसेंट प्रॉफिट होता है उसको आप जिसमें उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी अपॉन में आपकी वैल्यू होती है उसी को आप कॉस्ट प्राइस मानते हैं। हालांकि कॉस्ट प्राइस ज्यादातर हम लोग क्या मान लेते थे 100, ठीक है। सिमिलरली आपको इसमें भी करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपकी रेशियो में आपने जो भी भाग जैसे कहा गया कि 40% भाग या 50% भाग, इसको आपने कन्वर्ट किया रेशियो में। रेशियो में जो भी आपका
हर में जो भी आपका नंबर आया डिनोमिनेटर में उनका मल्टीप्लिकेशन किया और उनका नंबर ही मैंने क्या मान लिया कि इतनी ही धनराशि इनिशियली इतना ही प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा, तो उसका मैंने सीधे से आप निकालते गए और फिर आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर 100 की बजाय कोई और नंबर होता तो मुझे ये निकालना पड़ता कि जो ये वैल्यू आई है ये 100 का, या फिर यहाँ पर जैसे नंबर अगर p होता तो मुझे निकालना पड़ता p का ये नंबर कितना % है और वो मेरा आंसर होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर संयोग से मेरा कितना प्रिंसिपल अमाउंट है 100, तो 100 से मुझे डायरेक्टली कितना पता चल जाएगा कि जो भी वैल्यू आई है वही मेरी ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि 10,000 की कुछ राशि, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 की कुछ राशि का कुछ भाग 8% ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% ब्याज की दर से, कुछ भाग 8% ब्याज की दर से तथा कुछ भाग 10% ब्याज की दर से उधार दिया गया है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग कितने होंगे। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आपको तीन चीजें मिल जाए सेम, 3% मिल जाए या फिर 3 बार आपको ब्याज दिया हो या इस तरह का कभी भी आपको मिल जाए, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसको आप सॉल्व करते हैं एलिगेशन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलिगेशन पे अगर आपने रिवर्स एलिगेशन का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए रिवर्स एलिगेशन में मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको पहले क्या होता है कि तीनों चीजें ना देकर पहले आपको तीनों रेशियो और रिजल्ट दिया होता है। कैसे, आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए 8% ब्याज की दर थी और कितनी थी 10% ब्याज की दर। ठीक है, और फाइनली आपको कितना ब्याज दर मिली 9.2। तो इसका मैंने एलिगेशन लिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से 9.2 में अंतर कितना है 1.2 और 10 से 9.2 में अंतर कितना है 0.8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेशियो कितना आ गया, यहाँ पर आप इस दोनों दशमलव को हटा दीजिए और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 3 बार। ठीक है, तो 2:3 के अनुपात में मेरा वैल्यूज मैंने डिवाइड कर ली। इसका मतलब क्या है कि 10,000 की जो राशि है उसका कुछ भाग अगर 8% की दर पे दिया होगा तो वो भाग कितना रहा होगा 2 रहा होगा, जबकि टोटल कितना है 5, और 10% की दर पे कितना दिया रहा होगा 3। ठीक है, तो 2 और 3 के अनुपात में रहा होगा। ठीक है, तो टोटल मेरे अकॉर्डिंग कितना है 5, जबकि सवाल में टोटल कितना है 10,000। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू आप 5 से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर अगर 8% पे कितना दिया होगा 4,000, तो 3 पे कितना दिया होगा 6,000। ठीक है, तो 8% पे 4,000 और 10% पे कितना 6,000। तो उसने क्या पूछा है, दोनों भाग पूछे हैं, तो दोनों भाग में आपका क्या आंसर आ जाएगा 4,000 और 6,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए यहाँ पे भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसको क्या कह रहा है कि 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज मिलता है, जबकि दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, जो कि आपस में कैसे हैं बराबर हैं। देखिए वहां पर क्या कहा गया है कि ब्याज जो भी मिल रहा है दोनों उससे वो कैसे हैं बराबर हैं, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज बताना है। ठीक है, दोनों ही भागों में क्योंकि ब्याज बराबर है तो उसने क्या पूछा हुआ है कि आपको बताना है प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि अगर पहले वाले पे कितना हो x हो, पहले वाले पे मान लेता हूं कि 8% दर पर मैंने कुछ x अमाउंट लिया है और 6% वाली दर पर कुछ y अमाउंट लिया है। क्योंकि वार्षिक है मतलब कि समय कितना है 1 साल, दोनों ही केसेस में 1 साल का समय है। ठीक है, तो x वाले पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा 8% की दर पे 1 साल के लिए, और x अमाउंट अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कितना x × 8/100 मैं मान लूं तो इतना मुझे ब्याज मिलेगा, और दूसरे वाले पे कितना मिलेगा y × 6 × 1/100 इतना मुझे ब्याज मिलेगा। अब सवाल में क्या कहा गया है कि ये ब्याज कैसे हैं इक्वल हैं, तो ये 100 से 100 कट गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई x अनुपात y, x/y की वैल्यू कितनी आ गई 6:8, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3:4। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x मैंने कितना लिया होगा 3 तो y कितना रहा होगा 4। ठीक है, तो टोटल मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा, टोटल सम कितना रहा होगा 7। ठीक है, 3 और 4 मैंने अपना टोटल सम निकाला तो ये कितना आ गया 7। तो सवाल में मेरे अकॉर्डिंग 7 होना चाहिए, लेकिन सवाल में कितना है 175, 1750। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं तो 7 से आप डिवाइड कर दिए तो ये कितनी बार जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14, 3 7 पना 35। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 250। तो अब सवाल में क्या पूछा गया है कि आपको ब्याज ही निकालना है, तो ब्याज कितना आ रहा था x × 8/100, तो या तो मैं x की वैल्यू निकाल लूं या फिर y की। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 250 है तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 3 750। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 750, 750 का आप 8% निकाल लीजिए, तो 8% जब निकालेंगे तो ये कैसे आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और ये 5 से कितनी बार जाएगा
5 एक कम 5, 15 पचे 75, ठीक है। तो 2 से ये 8 कट जाएगा तो ये 4 बढ़ जाएगा, तो 15 चौको 60, यानी कि आपका जो समान ब्याज होगा दोनों पर वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, उसमें कुछ खास करना नहीं होता, बस आपको वैल्यूज थोड़ी बहुत माननी आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कब आपको ब्याज बराबर कर रहा है, कब आपका मिश्रधन बराबर कर रहा है, और किस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% की दर से तथा कुछ भाग 8% की दर से दिया जाता है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में कुल प्राप्त हुए, ठीक है। 3 वर्षों के लिए जब उसने दिया है 1550 रुपए का कुछ भाग 5% है तथा कुछ भाग 8% है, तो उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का आपको अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था, अभी आपको बताया कि कैसे आप सॉल्व करिए, आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपने एलिगेशन का मिक्सचर मेरा पढ़ा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो आप 1550 को 5% की दर से 3 वर्षों के लिए दे दीजिए, तो उससे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। सिमिलरली एक बार आप क्या कीजिए, 1550 रुपए की दर को 8% की दर से 3 वर्षों के लिए दे दीजिए और उस पर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। दोनों जगह पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल चुके होंगे और यहाँ पे आपको सीधे से कितना दिया हुआ है कि 300 रुपए फाइनली मिला है। तो यहाँ पर आप या तो इस तरह से आप अनुपात लगा सकते हैं एलिगेशन, या फिर आप क्या कीजिए कि 300 रुपए जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितनी ब्याज दर उसके लिए आप निकाल लीजिए। तो आर की वैल्यू मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ 3 साल के लिए और कितने अमाउंट पे, 1550 रुपए पर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 100। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर इस 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 5 से आप काट लीजिए, तो 5 से 5 दूनी 10 और यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15 31, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 200/31, ठीक है। ये आपकी आर की वैल्यू आ गई और सवाल में आपकी आर की वैल्यू कितनी है, देखिए ये आपकी परसेंटेज में यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है, 5% और 8%। तो यहाँ या तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, 5% 8% और यहाँ पर कितना आ गया 200/31। या तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप अप्रॉक्स वैल्यू ही निकाल पाएंगे, क्योंकि पूरा तो आप काट नहीं पाएंगे। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 31 का दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए रेशियो, एलिगेशन एंड मिक्सचर में मैंने आपको समझाया था कि ये तीनों नंबर्स कैसे होते हैं, रेशियो के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आप 31 का चाहे तो तीनों नंबर्स में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 31 का जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 31 पंचे 5 तिया 15 150 और 5, तो 155 एक तरफ आ जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा और यहाँ पर आप करेंगे तो 8 तिया 24 240 और 248, ठीक है। तो अब आप इसमें आपस में एलिगेशन लगा दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 248 में 200 गया 48 और 155 में 200 में अंतर कितना आएगा, 45, ठीक है। तो देखिए किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से काट लीजिए, तो कितना आ जाएगा 16:15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर कितना आएगा कि जो राशि उसने 5% की दर पर दी होगी वो 16 रही होगी और जो राशि 8% की दर पर दी होगी वो कितनी रही होगी, 15 रही होगी। तो 16:15 आपका आंसर आना चाहिए, अगर 5% और 8% पहले दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 16:15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए 7930 इस अमाउंट की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाना है, ठीक है। और ए और बी सी को इस तरह हिसाब से देना है कि ए बी सी को क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है, ठीक है। 7930 राशि को कुछ विभाजित किया जाता है कि 2, 3 और 4 वर्षों में 5% की दर पर तीनों को कुछ ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिले, ठीक है, तीनों को मिश्र धन कुछ कैसा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से कह रहा है कि 7930 को कुछ टुकड़ों में कुछ इस तरह से दिया गया कि कुछ ए को मिला अमाउंट ऋण के रूप में, कुछ बी को मिला, कुछ सी को मिला, ठीक है। ए ने लिया कितने समय के लिए था, 2 के लिए। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए, बी और सी को कुछ कुछ फॉर्म में कि 7930 ये टोटल है, मुझे ये पता था। ए को कुछ अमाउंट मिला, कुछ बी ने ऋण लिया, कुछ सी के अमाउंट में ऋण लिया, ठीक है। ए ने 2 साल के लिए ऋण लिया, बी ने 3 साल के लिए और सी ने 4 साल के लिए, ठीक है। ब्याज की दर सभी के लिए क्या थी, 5% की ब्याज की दर थी, 5% इसके लिए भी और 5% इसके लिए भी, ठीक है। देखिए अभी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि तीनों के लिए ब्याज कैसा था, बराबर हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ब्याज बराबर नहीं कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि तीनों को जो ऋण के लिए मिश्रधन देना पड़ेगा टोटल, वो कैसा हो, बराबर हो, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कीजिए, जो ए है इसको कितनी दी हुई है, इसने
अपने आप में ए जो भी कोई नंबर होता है वो अपने आप में कैसा होता है 100% होता है, ठीक है। तो ए अपने आप में ए अमाउंट उसने लिया हुआ था, ए ने कुछ, मैंने माना कि ए को कितनी मिली थी कि ए अमाउंट ही उसको मिला था, ठीक है। तो 2 साल के लिए जब वो 5% की दर पर देगा तो उसको ब्याज कितना देना होगा, ए का 10%, ठीक है। ए का 10% जो होगा 5 दूनी 10%, तो ए का 10% उसे ब्याज के फॉर्म में देना पड़ेगा, और ये अपने आप में कितना था 100% था, तो उसे कुल मिश्र धन कितना देना पड़ेगा 100% जो टोटल था और उस पर 10% का ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा ए का 110%, ठीक है। तो ए का 110% जो होगा वो उसे कुछ मिश्र धन के फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली बी पर सिर्फ ब्याज कितना होगा 5×15%, बी का 15%, तो उस पर ब्याज हो जाएगा, और उसे टोटल कितना देना पड़ेगा बी का 115%, ठीक है। सिमिलरली सी के केस में उसको सिर्फ ब्याज कितना देना पड़ेगा 5 को 20%, और उसका कुल मिश्रधन कितना देना पड़ेगा सी का 120%, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया कि मिश्रधन तीनों के अगर बराबर हो तो उस केस में हम लोग कैसे रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपका रेशियो आपने बनाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया, ये मैंने आप वैल्यूज लिख ली, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आप कट सकता है उससे काट दीजिए, तो 5 से मुझे सीधे से दिख रहा है कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 22, इसको मैं 5 से काटूंगा तो कितने बार जाएगा 5 दूनी 10 और 1 5 3 15, ठीक है। और इसको कितनी बार काटूंगा तो 5 24 बार, ठीक है। तो ए बी और सी में मुझे ये पता चल गया कि ये कितना अमाउंट आ गया 22 23 और 24, ठीक है। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे रेशियो बनाने के लिए, अब थोड़ा सा आपको रेशियो बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, जब 22 ए को मैं ए के लिए रेशियो लिखूंगा तो कितनी वैल्यू होगी 23 मल्टीप्लाइड विथ 24, अनुपात में बी के लिए जब वैल्यू लिखूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 24 मल्टीप्लाइड विथ 22, और जब सी के लिए अनुपात लिखूंगा तो उसमें क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड विथ 23, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 एक आपका कॉमन है जो कि हर उसमें आ रहा है, तो 2 से काट दीजिए तो 12 हो जाएगा, इसमें 2 से काट देंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें भी 2 से काट देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 23 धामा 230 और 23 दूनी 46, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 6 7 276, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 6 2, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 5 और 2, ठीक है। तो ये आ गया 276 264 और 253, आपका ए बी सी में अनुपात कितना आ गया 276 264 और 253। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल सम कितना है 276 264 और 253 का, इसका आप सम कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 4 10 और 3 13, 1 7 7 14 और 5 19 का 9 1 6 और 1 7, ठीक है। तो 793 मेरे अकॉर्डिंग टोटल सम है, जबकि सवाल में कितना है 7930, ठीक है। तो मतलब कितना है 10 टाइम्स उसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो सवाल में किसका पूछा गया ए ने कितने रुपए लिए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग ए ने कितने लिए थे 276, तो उसमें क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2760, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, आपके टीयर 1 में आने के चांसेस कम है, लेकिन टीयर 2 में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से ही कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे और इस तरह से अगर आप ट्राई करते रहेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, इस तरह से अटेम्प्ट करते रहेंगे, तो आपकी इसमें बहुत अच्छी स्पीड बन जाएगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कोई बहुत ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है कि सिर्फ 2 लाइन में लिखूं और आपका आंसर आ जाए। तो आपको थोड़ा सा तो आपको ट्रिक्स पे बेस्ड सॉल्यूशन आपको ट्राई करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन अगर आप करने लगेंगे तो 1 मिनट के अंदर आपके आंसर्स आने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बैंक के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको समझ लीजिए। इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैंने जो आपको अभी एलिगेशन और मिक्सचर के कॉन्सेप्ट समझाए थे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे भी 2000 कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर दत्ता डिजायर टू डिपॉजिट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 3 लाख रुपीज पार्टली टू ए पोस्ट ऑफिस एंड पार्टली टू ए बैंक, ठीक है, एट 10% एंड 6% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। इफ हिज मंथली इंटरेस्ट इनकम वॉज 2000 देन द डिफरेंस ऑफ हिज डिपॉजिट्स इन द पोस्ट ऑफिस एंड इन बैंक वॉज, ठीक है। देखिए आपको क्या बोला गया कि टोटल आपके पास कितना था 3 लाख रुपीज था, ठीक है। मिस्टर दत्ता के पास 3 लाख रुपए थे, उसमें से कुछ उसने पोस्ट ऑफिस पे जहां पे उसे 10% की ब्याज दर मिल रही है और कुछ 6% की ब्याज दर पर बैंक में जमा करे, ठीक है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि फाइनली उसे जो कि 2000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं उससे दर अगर मैं निकाल लूं तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा और फाइनली सॉल्व कर लूंगा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो दर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मुला बताया है आर मल्टीप्लाइड विथ। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है कि उसने मंथली इतना आपको मिल रहा था, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको मंथली मिल रहा हो 2000 रुपए तो आप उसको किस में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर लीजिए ईयरली में, तो ईयरली कितना मिलेगा, मंथली अगर 2000 मिल रहा है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 12 इंटू हर मंथ करूंगा तो एक ईयर आ जाएगा, और वैल्यू में कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 24,000 रुपए उसे एक साल में मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये कितने समय की बात है, एक साल की, तो R इंटू टी बराबर 24,000 रुपए उसे मिल रहा है। कितने रुपए उसे रखने हैं उसने बैंक में, और टोटल कितना रुपए रखा हुआ है, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 3 लाख मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कटे और इन दोनों जीरो से 2 जीरो कटा, तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8%। ठीक है, तो R की वैल्यू आपकी 8%, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया तो उसने डाकघर और बैंक में कितनी जमा राशि में अंतर कितना था। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि उसने 2:2 या फिर रेशियो में लूंगा तो 1:1 में जमा की थी, यानी कि अगर 1.5 लाख उसने पोस्ट ऑफिस में जमा किया था तो 1.5 लाख उसने बैंक में भी जमा किया था, तो उसकी जमा राशि का अंतर कितना था, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए गाइस, ये क्या कह रहा है कि एक पिता ने 3900 रुपए अपने 2 पुत्रों जिनकी उम्र 14 वर्ष और 16 वर्ष है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एसएससी में पूछे गए हैं, तो इसको आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इनमें, कि अकाउंट में कुछ इस तरह जमा किया है कि दोनों को 18 वर्ष के होने पर दोनों को बराबर रुपए मिलेंगे। यदि ब्याज की दर कितनी है, 10% है, तो उसने अपने छोटे पुत्र के अकाउंट में कितने रुपए जमा किए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होता है, क्योंकि जनरली आपकी लाइफ में भी इस तरह से कई बार होता है। तो इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ भी आपको करना नहीं है। 3900 रुपए टोटल है, 2 पुत्र हैं जिनमें से एक की आयु कितनी है, 14 वर्ष है, एक की आयु कितनी है, 16 वर्ष। ठीक है, तो कहा क्या गया है कि 18 के होने पर, तो इसको 18 में होने में कितना समय है, अभी 4 साल है, 4 साल इसको अभी लगेंगे 18 का होने में, और इसको 18 का होने में कितना 2 साल लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 4 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर ब्याज की दर कितनी है, 10% की है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं मानूं कि ये जो छोटा वाला है इसको अगर मैं C मानूं और ये जो बड़ा वाला है इसको मैं B मान लेता हूं। ठीक है, तो छोटे वाले को जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 चौको 40% उसको जो उसका है उस पर ब्याज मिलेगा, और जो बड़ा वाला है उसको कितना ब्याज मिलेगा, उसको 2 साल पे तो 10% 20% उसको टोटल ब्याज मिल पाएगा। ठीक है, तो ये तो ब्याज की बात हुई। अब बात क्या है, उसको टोटल मिश्रधन जो, यानी कि उनको क्या मिलना चाहिए, जो भी रुपए उनको मिले वो बराबर मिले। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, मिश्रधन या फिर जो अमाउंट हो वो आपस में दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो इसको इनिशियली कितना 100% अगर दिया गया होगा तो 40% उस पर ब्याज हो गया, तो टोटल कितना 140 जो छोटे वाले का हो वो बराबर होना चाहिए किसके, बड़े वाले के। 100% उसका भी टोटल इनिशियल मिला होगा, 20% ब्याज मिला, तो टोटल कितना 120 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो छोटे और बड़े में रेशियो कितना आ गया, आप 0 से 0 काट लीजिए, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो टोटल रेशियो कितना आ गया 6:7 का। तो टोटल मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 13। तो 13 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 3900। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 13×3 = 39, तो 300। ठीक है, तो छोटे वाले का अमाउंट पूछा गया कितना जमा किया होगा, तो छोटे वाले ने कितना जमा किया होगा, 6 से आप इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×3 = 1800। ठीक है, तो छोटे वाले के अमाउंट में 1800 रुपए जमा किए गए होंगे, जबकि बड़े वाले के अमाउंट में कितना जमा किया होगा, 7×3 = 2100 रुपए जमा किए गए होंगे। ठीक है गाइज, तो इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस पे कवर करने वाले इस सीरीज में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उधार से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, और बाकी इससे जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।